खेलने के दौरान बैट्समैन की चली गई जान। ये खबर पूरी तरह आगे आपको दिखाएंगे। इटावा का एक मंदिर है, इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। इसके संबंधित रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाएंगे। तो आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां पर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। इटावा बरेली हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपत्ति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। हाईवे पर भयानक हादसा, बिजली के पोल कार में घुसे, हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत। मंजर कितना भयानक रहा होगा उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां बिजली के पोल कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गए, जिसके बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सब सहम गए, क्योंकि खून से लथपथ एक परिवार कार के अंदर फंसा था। कार में दंपति के साथ 3 बच्चे सवार थे। पोल की चपेट में आकर बड़ा हादसा हो गया। कार में सवार एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र की हैं। इटावा बरेली हाईवे पर अंधेरे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रही थी। पीछे से ये परिवार कार में सवार होकर आ रहा था। ट्रॉली में भारी भरकम पोल लगे हुए थे। अचानक कार ट्रॉली के पोलों से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का पोल कार का शीशा तोड़ते हुए सीधे कार के अंदर घुस गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत करने के बाद सभी को कार से बाहर निकाला। बच्ची दम तोड़ चुकी थी, वहीं दंपति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनका तुरंत इलाज शुरू किया। हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसमें एक बच्चा भी है। घटना के बाद हाईवे पर जाम जैसे हालात बन गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटवाया। मामले की जाँच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे पर अक्सर स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, जिसकी वजह से अंधेरे में हादसे हो रहे हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शाहजहांपुर में क्रिकेट मैच के दौरान एक अनहोनी हो गई। सोनल नाम का खिलाड़ी बैटिंग करने उतरा था। खेलने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। खेलने के दौरान आई मौत, हार्ट अटैक ने ली जान, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। शाहजहांपुर में क्रिकेट के मैदान में एक अनहोनी हो गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच बैटिंग करने आए खिलाड़ी सोनल चंद्रा असहज महसूस करने लगे। उन्हें दिल में दर्द उठा, जिसके बाद वो नीचे गिर गए। साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया। लेकिन बरेली ले जाते वक्त सोनल ने दम तोड़ दिया। सोनल चंद्रा अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, अपनी विधवा मां का सहारा थे और एक निजी स्कूल में स्पोर्ट टीचर भी थे। उनकी अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना थाना सदर बाजार इलाके के कैंट मैदान की है, जहां पर रोजा थाना इलाके की आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले सोनल चंद्रा अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए हुए थे। क्रिकेट खेलते वक्त सोनल चंद्रा की पिच पर ही तबीयत खराब हो गई। वे पिच से अलग हट गए और गिर पड़े। फौरन ही साथी खिलाड़ी उनको लेकर शाहजहांपुर के ही एक निजी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक सोनल को खेलते वक्त कार्डियक अरेस्ट आया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। सोनल चंद्रा शाहजहांपुर के निगोई कस्बा के एक निजी स्कूल में स्पोर्ट टीचर थे और उन्हें स्थानीय स्तर पर कई बार सम्मानित भी किया जा चुका था। सोनल की मौत से जहां उनके साथी खिलाड़ी निराश हैं, तो वहीं परिवार का इकलौता चिराग बुझने से उनकी मां सदमे में है। खिलाड़ी सोनल चंद्रा को पिच पर अचानक से सीने में दर्द शुरू हुआ। पिच पर आखिरी गेंद खेल ली और मैदान के किनारे आकर लेट गए। साथी खिलाड़ी फौरन ही सोनल चंद्रा को स्थानीय एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और अस्पताल पहुंचने के पहले ही खिलाड़ी सोनल चंद्रा ने दम तोड़ दिया।
शनिवार दोपहर की यह घटना है। सोनल अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने 33 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो स्टेडियम की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। बाद में उनकी मौत हो गई। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनभद्र में सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। बच्चा चोरी के शक में भीड़ बेकाबू हो गई। कार सवार से मारपीट की गई। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। सड़क पर भारी हंगामा, बच्चा चोरी के शक में पिटाई, भीड़ ने गाड़ी में की तोड़फोड़। शनिवार शाम के वक्त एक लग्जरी कार आश्रम मोड़ के पास खड़ी थी। गाड़ी का नंबर चंदौली का था। धीरे धीरे वहां पर लोग जमा होने लगे। थोड़ी ही देर में भीड़ लग चुकी थी। कार के अंदर एक महिला और पुरुष थे और साथ में 4 नाबालिग बच्चे। बस यही देखकर लोगों का शक गहराने लगा। सभी को लगा कि दोनों बच्चा चुराने वाले गैंग से हैं। फिर क्या था, ग्रामीणों ने गाड़ी को घेर लिया। बच्चों से सवाल किए गए, लेकिन पूछने के बाद महिला पुरुष से उनका साफ रिश्ता सामने नहीं आ सका। करीब आधे घंटे तक पूछताछ चलती रही। इसके बाद शक ने गुस्से का रूप ले लिया। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी चला रहे शख्स को बाहर आने को कहा। जब उसने मना किया तो कुछ लोगों ने उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। कई लोगों ने उसके साथ हाथापाई की, उसके कपड़े फाड़ डाले। भीड़ और ज्यादा हिंसक हो गई। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन पर जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। भीड़ का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझाया, तब जाकर हालात सामान्य हुए। कार में सवार सभी लोगों को थाने ले जाया गया। थाने में देर रात तक महिला, पुरुष और 4 बच्चों से पूछताछ की गई। बच्चों के परिजनों को बुलाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि 4 बच्चे बीजपुर क्षेत्र के आदिवासी परिवारों से हैं। दोनों संदिग्ध लोग खुद को किसान बता रहे थे। उनका दावा था कि बच्चों के माता पिता उनके यहाँ काम करते हैं और वे बच्चों को लेने आए थे। कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है? पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अमरोहा में साइबर ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने पीड़ित शख्स से 1,70,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस के तुरंत एक्शन से 12 घंटे में ही पीड़ित को पूरी रकम मिल गई। आइए इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। गजरौला में साइबर ठगी, 1,70,000 रुपए ठगी। 12 घंटे में पुलिस ने वापस दिए पैसे। साइबर ठग 24 घंटे शिकार की तलाश में रहते हैं। आए दिन साइबर ठगी से जुड़े मामले सामने आते हैं। कई लोग तो साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी बड़ी रकम गंवा देते हैं। अगर सावधानी हटी तो ये ठग आपको चपत भी लगा सकते हैं। अमरोहा के गजरौला में साइबर ठगों ने एक शख्स को झांसे में लिया। एक क्लिक और बैंक अकाउंट से उड़ गए 1,70,000 रुपए। गजरौला क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक कुमार के साथ साइबर ठगी की वारदात हुई। अभिषेक ने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो स्वाभाविक था, वो बेहद परेशान हो गया। इसके बाद उसने बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया। शिकायत मिलते ही साइबर सेल की टीम हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक साइबर पोर्टल की मदद से उस अकाउंट की पहचान की गई जिसमें ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। दिनांक 20 मार्च को आवेदक अभिषेक कुमार निवासी समस्तीपुर बिहार, हाल निवासी टीचर्स कॉलोनी गजरौला द्वारा थाना गजरौला पर आकर शिकायत दर्ज की गई कि उसके खाते से लगभग 1,70,000 रुपए किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। साइबर सेफ पोर्टल की सहायता से एक अज्ञात सूरज श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव निवासी MDA कॉलोनी गजरौला के खाते की जानकारी प्राप्त हुई। तकनीकी जांच और तेज कार्रवाई की वजह से पूरी रकम होल्ड कर ली गई और
फिर आया वो पल जिसका पीड़ित अभिषेक को इंतजार था। उसके कान सुनने को तरस गए थे। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे 1,70,000 रुपए अभिषेक कुमार के खाते में वापस करा दी। रकम मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राहत की सांस ली। पीड़ित अभिषेक ने अमरोहा पुलिस और साइबर सेल टीम का आभार जताया। थाना गजरौला पुलिस आम जनमानस से अपील करती है कि अपनी गोपनीय जानकारी, OTP, पासवर्ड या खाते से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें और क्योंकि यह धोखाधड़ी का एक तरीका हो सकता है। सजग रहें, जागरूक रहें। अभिषेक को तो उसके पैसे मिल गए, लेकिन हर किसी केस में ऐसा नहीं होता। लोग अपने पैसे लुटा चुके होते हैं। ऐसे में अनजान नंबर से आने वाले कॉल साइबर ठग का भी हो सकता है। अगर सतर्कता ना बरती जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अमरोहा से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। इटावा के काली वाहन मंदिर की काफी मान्यता है। मंदिर के साथ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यमुना किनारे वो शक्ति धाम जिसे लोग गुप्त शक्तिपीठ भी कहते हैं। नवरात्रि में दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामना लेकर यहां पर आते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जहां जुड़ी हैं कई मान्यताएं, जहां नवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु मन में मनोकामना पूरी होने का विश्वास लिए आते हैं। यमुना किनारे इटावा में एक ऐसा ही शक्ति धाम जिसे लोग गुप्त शक्तिपीठ भी कहते हैं, जो रहस्यमयी बना हुआ है। दावा है कि रात को मंदिर साफ होने के बाद भी सुबह गर्भगृह खुलते ही ताजे फूल मिलते हैं। मान्यता है कि महाभारत का अमर पात्र अश्वत्थामा अदृश्य रूप में आकर यहाँ पूजा पहले करता है। लोग मानते हैं कि ये वक्त सुबह 3 से 4 बजे के बीच का होता होगा। सालों से पूजा करते आया कोई भी श्रद्धालु आज तक इस रहस्य की हकीकत को नहीं जान पाया है। मां सती के अंग कई जगह गिरे हैं, जिसमें से बाह इस स्थान पर गिरी है। तो मां सती की जो बाह यहाँ पर गिरी है, इसी वजह से काली बाह इस स्थान का नाम है, ऐसा पौराणिक कथाएं कहती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मिनी वैष्णो देवी है। जिस तरीके की तस्वीर वहां देखने को मिलती है कि भैरव बाबा की मूर्ति वहां पर भी ऊंचाई पर है, और जो लोग वहां जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन और देवी जी के दर्शन जब तक नहीं करते हैं तब तक उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की मान्यता है कि माँ के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करने के उपरांत ही माँ प्रसन्न होती हैं। महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े इस मंदिर को वैष्णो देवी की दूसरी कृति माना जाता है। यह भी मान्यता है कि देवी पूजा के बाद पास की पहाड़ी पर भैरव बाबा की पूजा के बिना श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी नहीं होती है। ये तस्वीर जम्मू में वैष्णो देवी में भी है, और ये कहा जाता है कि वहाँ की मिट्टी यहाँ पर आई है और उसके बाद में भैरव बाबा का यहाँ पर स्थापना की गई है और निर्माण किया गया है। तो इस तरीके की बातें इस मंदिर को लेकर के कहीं न कहीं प्रचलित चल रही है, और इसी वजह से श्रद्धा भाव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। इटावा मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर बने इस मंदिर को काली वाहन मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कभी इसका नाम काली वाहन हुआ करता था। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में स्थित मूर्तियां 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बताई जाती हैं। वैष्णो देवी माता का दूसरा रूप कहा जाता है। केवल 3 मूर्तियां यहाँ हैं, 3 मूर्तियां माँ वैष्णो देवी की यहाँ हैं। जो बीच में उधर काली जी है, बीच में लक्ष्मी जी है, इधर सरस्वती माँ है, और लक्ष्मी जी के गोद में आप जाइए, देखिए लंगूरा है, उसमें 2 सींग बने हैं, लंगूर बाबा है बने हुए। मैं इस मंदिर पर करीब 50 वर्ष से आ रहा हूँ, और मैं यूपी में जहाँ भी
गया और 9 दिनों पे अवश्य आया। मैं इस मंदिर पे काफी दिनों जुड़ा हुआ हूँ। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, जो मांगता है सिद्ध पीठ है ये। मान्यता है कि माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। भगवान शिव का हुक्मान न सह पाने की वजह से अपने पिता के अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। तब सती की बाह यहाँ पर गिरी और मंदिर का नाम काली बाह पड़ गया था। लेकिन एक किंवदंती ऐसी भी है कि जब माँ पार्वती के पिता ने यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सबको निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को नहीं किया क्योंकि वो उनसे रुष्ट थे। पर पार्वती माता वहां पर आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो शंकर जी ने मना भी किया कि नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है तो हम लोग नहीं जाएंगे। पर बेटी का मोह होता है, वो वहां पर गई और उसके बाद में वहां उन्होंने देखा कि सबका स्थान था पर शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। इस बात से वो इतनी कुपित हुई और उन्होंने उसी यज्ञ, जो वहां पर हवन के लिए यज्ञ था, उसी में उन्होंने अपनी आहुति दी और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पति का जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ मेरा भी कोई सम्मान नहीं है। इतना ही नहीं, माता का मंदिर चंबल घाटी के कुख्यात डकैतों की आस्था का केंद्र भी रहा है। काली बहान मंदिर बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। डाकुओं पर बनी कई फिल्मों की शूटिंग मंदिर परिसर में हो चुकी है। साल 2013 में आई फिल्म बीहड़ का कुछ हिस्सा भी यहाँ शूट हुआ, जो चंबल घाटी में सक्रिय रहे डाकुओं की जिंदगी पर बनी हुई है। ये जंगल बीहड़ क्षेत्र है, ये सही है। यहाँ डाकू बहाल क्षेत्र था, 10 प्रभाव क्षेत्र था। यहाँ पर मलकान सिंह थे और आपके निर्भय गुजर, आपके अरविंद गुजर और 10 तो काफी थे जो वो भी पूजा करते हैं और ज्यादातर वो काली माँ की पूजा करते हैं। और काली माँ की पूजा करते हैं, मंदिर पे आते थे, घंटा चढ़ाते थे भेष बदल कर और चढ़ा के चले जाते थे। ये बात सत्य है कि वो मानते थे इस स्थान को और पूजा करके अपना आराधना मन्नत मांग के चले जाते। काली बहान मंदिर का काफी धार्मिक महत्व है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इटावा से दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के चलते पूरा क्षेत्र 3 से 4 फीट की मोटी बर्फ की चादर से ढक गया है। भीषण ठंड और शून्य के नीचे तापमान के बावजूद हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और धाम की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शून्य से नीचे पहुंचा है तापमान। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, सुरक्षा में मुस्तैद हैं वहां पर जवान। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सफेद चादर से ढकी है केदार घाटी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। सुरक्षा में वहां पर जवान मुस्तैद हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां पर फैसला जंग और अमन के बीच की दूरी तय कर सकता है। लेकिन इस तनाव भरे माहौल में भी पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान मुंबई और दिल्ली पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त की गीदड़ भभकी। अब्दुल बासित का बयान, भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा पाकिस्तान। पश्चिम एशिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो किसी तबाही के तूफान से कम नहीं। लेकिन एक तरफ ये तूफान है
तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी कहानी है। जिस देश को दुनिया घास डालने को तैयार नहीं, उसी पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त कहते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर हमला करेगा। खास बात यह कि पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित इस दौरान न्यूक्लियर रेंज का भी जिक्र करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। वैसे एक बात तो है, पाकिस्तान को अपनी हैसियत का पता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका का नाम आते ही उसकी भाषा बदल जाती है, लेकिन भारत का जिक्र होते ही तेवर आक्रामक हो जाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुका है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों पिट चुका है। अब जरा अब्दुल बासित की प्रोफाइल भी समझ लीजिए। ये भारत में 3 साल तक हाई कमिश्नर रहे हैं। भारत के अलावा भी कई देशों में पाकिस्तानी दूतावास में बड़े पदों पर रह चुके हैं। 2012 से 2014 तक जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत का पद संभाल चुके हैं। अब्दुल बासित शायद भूल रहे हैं कि भारत के खिलाफ किसी भी उकसावे की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। जो एक्स पाकिस्तानी ऑनवॉय है अब्दुल बासित, इनकी भाषा दिखाती है इनकी मानसिकता क्या है। जिहादी मानसिकता, मानवता के लिए खतरा है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में देखे ना क्या कर रहे हैं, और आज मानसिकता दिखा दी ना। इनके न्यूक्लियर वेपन केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। और पाकिस्तान से निकला हुआ आतंकवाद ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, केवल भारत के लिए नहीं। हमने तो देखा है ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला है, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक पाकिस्तान से क्यों मिलता है। और एक बात स्पष्ट है, ये पाकिस्तान में कोई गुड़ पाकिस्तानी नहीं है। ये जो अब्दुल बासित है ये दिखाता है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति, वहाँ पे जो मुल्ला है, वहाँ पे जो मिलिट्री है और जो मुजाहिदीन है, मिलिटेंट है, ये सब एक ही सोच के हैं। भारत की सैन्य ताकत सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि जवाब देने में भी सक्षम है। यही वजह है कि ऐसे बयान भले ही सुर्खियां बना ले, लेकिन जमीनी हकीकत में इनकी विश्वसनीयता सीमित रहती है। भारत के पास ऐसी आधुनिक सैन्य क्षमता है जो दूर तक सटीक जवाब देने में सक्षम मानी जाती है। लंबी दूरी की मिसाइलें जो दुश्मन के भीतर तक पहुंच सकती हैं, एडवांस एयर स्ट्राइक क्षमता जो सटीक निशाना साध सकती है, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमलों को रोकने में सक्षम है, मजबूत नेवी जो समुद्री रास्तों को नियंत्रित कर सकती है, हाईटेक सर्विलांस और ड्रोन सिस्टम जो हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। पलक झपकते ही भारत कराची से इस्लामाबाद तक कोहराम मचा सकता है। यानी भारत को किसी भी जवाब के लिए ज्यादा आक्रामक कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी मौजूदा क्षमता ही एक मजबूत डेटरेंस यानी रोकने वाली ताकत के रूप में काम करती है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान जैसे देश की इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो वो शोर ज्यादा और हकीकत कम लगती है। लेकिन फिर भी जब बात न्यूक्लियर शब्दों तक पहुंच जाए तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी जरूर बजती है, क्योंकि एक गलती सिर्फ एक देश नहीं, पूरी मानव